मुझे अपना दोस्त समझो मिस्टर नाजी। मैंने कहा अगर तुम दोस्त हो तो अलका कहाँ है? दुर्योधन ने कहा वो आती ही होगी। दरअसल हमसे यही गलती हो गई, पहले अलका को ही आना चाहिए था। वो तुम्हें जगाकर सूरत हाल से आगाह करती तो हम तुम्हारे सामने आते, लेकिन अलका ने पहले हमें भेज दिया कि वो खुद चाय लेकर आती है। हमारा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। हम तुम्हें अलका के आने से पहले जगाना भी नहीं चाहते थे। मैं तो दरवाजे में खड़ा देख रहा था कि वो कौन सूरमा है जिसने नागराज के आदमियों को नचा कर रख दिया है और बिजली बनकर उन पर बरस रहा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और मैं संपत से यही कह रहा था कि तुम वो नहीं हो सकते। हमारी बातों की आवाज सुनकर तुम्हारी आंख खुल गई और किसी गलत फहमी से बचने के लिए हमें ये ड्रामा या एहतियाती तदबीर इख्तियार करना पड़ी। आंख खुलते ही तुमने जिस फुर्ती से रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया था वो काबिल तारीफ है। तुम वाकई महासूरमा हो, मैं तुम्हें प्रणाम देता हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़े और मेरा रिवॉल्वर मेरे करीब रख दिया। मैं संभल कर बैठते हुए बोला, शुक्रिया मिस्टर दुर्योधन, तुम लोगों ने तो वाकई मुझे डरा दिया था। वो चौंक गया, बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो अभी अपना तारुफ नहीं करवाया। मैंने कहा गायबाना तारुफ अलका ने करवा दिया था और उस रात मैंने तुम्हें मरीना क्लब में देख भी लिया था जब बेला मेरे हाथ लगी थी। वो बोला, ओह, तो तुम मेरे क्लब में बेला का ताकुब करते हुए पहुंचे थे? मैंने कहा नहीं, जब बेला आई तो मैं पहले से वहां मौजूद था। मैंने बेला को जाते हुए देखा तो मैं भी उसके पीछे ऊपर वाली बैल्कनी में पहुंच गया। वो तुम्हारे दफ्तर में चली गई और मैं छमिया वाली मेज पर बैठ गया। दुर्योधन ने कहा, तो तुम छमिया को पहले से जानते थे? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं, उससे मेरी पहली मुलाकात थी। उसकी सूरत देखकर ही मैं समझ गया था कि वो किस क़िमाश की औरत है। और जब मैंने बेला के बारे में बात की तो उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलगती देखकर मुझे समझने में देर न लगी कि वो भी चोट खाए हुए है। 1 साल पहले उसकी छोटी बहन नागराज के हाथों मारी गई थी। मैं समझ गया कि यही लड़की इस वक्त मेरे काम आ सकती है। थोड़ी देर बाद जब तुम बेला के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकले तो छमिया ने बताया कि तुम कौन हो। मैंने छमिया को कुछ हिदायत देकर बेला का ताकुब शुरू कर दिया। मैं मिलना तो तुमसे ही चाहता था मगर बेला की वजह से मेरा प्रोग्राम तब्दील हो गया। फिर मैं उसे रात के वाकयात तफसील से बताने लगा। मेरे खामोश होने पर उसने कहा, और उसके बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? यहाँ तो लौट कर नहीं आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने एक और महफूज जगह तलाश कर ली थी। दुर्योधन ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा, बोला, और वो छमिया कहाँ है? मैंने कहा, वो भी महफूज है। वो मुस्कुरा दिया, बोला, गुड, ज़हीन आदमी हो। परसों रात आत्माराम तक कैसे पहुंचे थे? मैंने कहा, मैंने कुछ लोगों के नाम मालूम कर लिए हैं जो नागराज के बहुत करीब हैं। उनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मैं नागराज के आसपास के आदमियों को खत्म करके उसे ये बावर करवा देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द उसका फन भी कुचलने वाला हूँ। दुर्योधन ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बात यह है नाजी, इत्तेफाक से तुम एक खतरनाक जंगल में आ गए हो और इत्तेफाक से तुमने एक ऐसे नाग पर पैर रख दिया है जो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला है। तुम्हारे चारों तरफ भी जहरीले नाग फन फैलाए खड़े हैं। कोई और होता तो मैं उसकी निहायत अजियतनाक मौत की पेशनगोई कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि नागों के इस चक्कर से निकल जाओगे। वो मजीद कुछ कहना चाहता था कि कदमों की चाप सुनकर खामोश हो गया। वो अलका थी जो चाय की ट्रे उठाए आ रही थी। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। गोया उन लोगों के आने से पहले मैं सिर्फ 1-2 घंटे सो सका था। दिमाग में अब भी सनसनाहट हो रही थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और ठंडे पानी का नल खोलकर सर नीचे कर दिया। दुर्योधन और संपत कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अलका बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। हम अपने अपने कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। दुर्योधन ने बात शुरू करते हुए कहा, अब सूरत हाल ये है, नागराज को यहाँ एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उससे सरकार के बाज आला अफसरों की हिमायत भी हासिल थी। अगर नागराज अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखता तो किसी को कोई एतराज ना होता, लेकिन उसने अपने गिर्द कुछ ऐसे आदमी जमा कर लिए जिनका किरदार किसी भी तरह काबिल तारीफ नहीं था। वो हाथ पैर फैलाता रहा और फिर उन्हीं गुंडों की मदद से उसने आदिनाथ मंदिर के पुरोहित को कत्ल करके मंदिर पर कब्जा कर लिया। हमारे ये मंदिर दरअसल इबादत गाहें नहीं हैं, दुकानें हैं, बल्कि सोने की कानें हैं। हर कोई इन पर काबिज होना चाहता है और इसके लिए अंदर ही अंदर साजिशें भी होती हैं। नागराज ने दौलत के लिए आदिनाथ मंदिर पर कब्जा किया था। यहाँ तक भी मामला काबिल बर्दाश्त था, लेकिन वो मजीद फैलता चला गया। मंदिर में जाने वाली कोई भी हसीन औरत उसकी चीरादस्तियों से महफूज नहीं थी। उसके खिलाफ कुछ शिकायतें भी हुई मगर उन पर तवज्जो नहीं दी गई। बास जिम्मेदार पुलिस अफसरों ने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहा, मगर उन्हें भी पुरस्कार तौर पर मरवा दिया गया। अलका का पति भी उन फर्शनास और जिम्मेदार ऑफिसरों में था जो नागराज की ज्यादतियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। नागराज की मस्तियां बढ़ती रहीं। 1 साल के अरसे में 6 औरतें उसकी हवस का शिकार हुई और अपने जीवन से हाथ धो बैठी।
उनकी बची कुची लाशें वीरान सड़कों पर पड़ी हुई मिली। बेशुमार ऐसी हैं जिन्होंने इज्जत लुट जाने के बाद रुसवाई के खौफ से अपनी जुबानें बंद रखी। 3 ने आत्महत्या कर ली। उनमें एक संपत की बहन भी शामिल है। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। मैंने संपत की तरफ देखा। बहन के तस्करे पर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। दुर्योधन बोला, अलका तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी है, इसलिए मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा। नागराज फैलता चला गया और इस कदर ताकत इख्तियार कर गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और नई दिल्ली के पास आला तरीन सरकारी ऑफिसर भी उसके सामने बेबस हो गए। वैसे एक बात यह थी कि उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे वो बड़ी खूबी से निभा रहा था और अब भी निभा रहा है। इसलिए भी सरकार की तरफ से उसकी हर ज्यादती को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब के सामने बंद बांधना चाहते हैं। कुछ कोशिशें भी की गईं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। इत्तेफाक से तुम निहायत खस्ता हालत में अलका तक पहुंच गए और फिर अलका को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि तुम वही सुरमा हो जो सरहदी कस्बे कदालिया से यहाँ तक नागराज के आदमियों को मारता काटता आया है और आखिरकार नागराज के सामने आदिनाथ मंदिर से भी भाग निकला था। नागराज के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। ये जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई थी। अलका तुम्हारे बारे में मुझे बता चुकी थी। अलका नागराज की नजरों में मुश्तबा थी, इसलिए उसे शुबा था कि ये तुम्हें पनाह दे सकती है। मैं अलका को पहले ही खबरदार कर देता और तुम्हें तहखाने में छुपा दिया जाता। मैं पुलिस में हवालदार था। श्यामलाल के कत्ल के कुछ अरसे बाद मैं नागराज के मंडल में शामिल हो गया और अपनी हरामजदगियों की वजह से उसके करीब पहुंच गया। श्यामलाल मेरा फर्स्ट कजन था। नागराज को मेरे और श्यामलाल के बीच ये रिश्ता अब तक मालूम नहीं हो सका। हम राजपूत ठाकुर दुश्मन से इंतकाम जरूर लेते हैं। कभी इसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन दुश्मन को नर्क में पहुंचाकर ही दम लेते हैं। श्यामलाल के अलावा और बहुत से बेगुनाह ऐसे थे जो नागराज के हाथों मारे गए थे। मैंने चोरी छुपे उनके रिश्तेदारों से राब्ते करना शुरू कर दिए और उन्हें अपना हमनवा बना लिया। लेकिन हम अब भी कमजोर थे। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उस जहरीले नाग के फन को कुचल सके और आखिरकार तुम्हारी सूरत में वो आदमी हमें मिल गया। मुझे विश्वास है कि तुम और सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो उस नाग का सर कुचल सकते हो। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसका ख्याल था कि मैं कुछ बोलूंगा, मगर मुझे खामोश पाकर उसने बात जारी रखी। बोला, तुम्हें अलका से ये पता चल गया है कि नागराज को यहाँ कौन सा मिशन सौंपा गया है। वो एक मर्तबा फिर खामोश हो गया। मैंने इस मर्तबा भी जबान नहीं खोली। वो कहने लगा, पाकिस्तान से तुम जैसे नौजवानों को अगवा करके या लालच देकर यहाँ लाया जाता है। पाकिस्तान खुसूसन कराची के सियासी हालात ऐसे हैं कि हमें अपने मतलब के नौजवान आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ उन्हें हर किस्म की सहूलत दी जाती है, शराब, औरतें, हर चीज फराहम की जाती है। लेकिन उसके साथ ही उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर नफरत भर दी जाती है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगती हैं। उन्हें ये बावर करवाया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में उनके जायज हुकूक से महरूम किया जाता है। उनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं। उन्हें निचले दर्जे का शहरी समझा जाता है। उन्हें मुख्तलिफ लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियों की ऐसी वीडियो फिल्म्स दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर खून खौल उठता है। हर तरह से उनके दिलों में नफरत भर दी जाती है। उन्हें दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरबियत देकर इंसानी बम बना दिया जाता है और जब उन्हें वापस भेजा जाता है तो वो अपने ही शहरियों के लिए मौत के फरिश्ते बन जाते हैं। वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर लड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनकी ये कार्रवाइयां हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी या उनकी कुर्बानियां दूसरों के लिए रास्ता खोल देंगी। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तुमसे या तुम्हारे मुल्क से हमदर्दी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर तुम नागराज के खिलाफ हमारी मदद करो तो हम भी तुमसे ताउन करेंगे। तुम्हें कुछ ऐसे ठोस सबूत दे दिए जाएंगे जिन्हें तुम्हारी हुकूमत हमारी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इन सबूतों को बैनुल-अक़वामी अदालत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी सरकार को कुछ हजीमत होगी, मगर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। सारी बात नागराज पर आएगी और उसका राजपाट खत्म हो जाएगा। मैंने पहली बार जबान खोली। कहा, हैरत है, ये बातें तुम अपने ही मुल्क के खिलाफ कर रहे हो। दुर्योधन मुस्कुरा दिया, बोला, ये सियासत है मेरे दोस्त। सियासत बहुत गंदी चीज है। अपने जाती मफाद और इख्तिदार के लिए सियासतदान और हुक्मरान तो हजारों बेगुनाहों को कटवा देते हैं। उनके इख्तिदार की कुर्सी हिलने लगती है तो कभी चीन और कभी पाकिस्तान से जंग छेड़ देते हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं मगर उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। साजिश का अंसर तो हिंदुस्तान की मिट्टी में शामिल है। यहाँ तो धर्म भी साजिशों से नहीं बचा और हम अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे, गद्दारी नहीं कर रहे, बस अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। जिससे हमारी सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिलसिला वक्ती तौर पर रुक जाएगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर शुरू हो जाएगा।
दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, उससे दोस्ती नहीं हो सकती। वो खामोश हुआ, फिर बोला, कल रात तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा साथ देकर तुम अपने देश की कितनी बड़ी खिदमत करोगे। दुर्योधन देर तक बोलता रहा। अलका और संपत इस दौरान खामोश ही रहे। मैं भी ज्यादातर खामोशी से बातें सुनता रहा। वो लोग दोपहर 12 बजे तक वहां रहे थे। मैं भी उनके साथ ही तहखाने से बाहर आ गया। दुर्योधन ने अलका से वादा किया था कि वो कोशिश करेगा कि अब नागराज का कोई आदमी इस तरफ ना सके। वैसे भी अलका के कहने के मुताबिक पिछले 1 महीने से किसी ने उस तरफ का रुख नहीं किया था, लेकिन बहरहाल दुर्योधन ने मोहतात रहने का मशवरा दिया। अलका भी उनके जाने के थोड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी पर चली गई। मैंने गेट में खड़े होकर गाड़ी देखी। स्याह रंग की लैंड क्रूजर थी। देखने में अगरचे पुरानी ही लगती थी, लेकिन इंजन की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी खासी देखभाल की जाती थी। अलका के जाने के बाद मैं फव्वारे के करीब नीम के दरख्त के नीचे बेंच पर बैठ गया और दुर्योधन की बातों पर गौर करने लगा। इसी दौरान राधा चाय बनाकर ले आई। उसने कप मेरे करीब बेंच पर रख दिया। दुर्योधन की बातों ने मेरे जहन को उलझा दिया था। इससे पहले मैंने पंडित भेरू सिंह की बातें भी सुनी थी और छम्या की भी। वो सब नागराज से किसी न किसी बात का बदला लेना चाहते थे। पंडित भेरू को इस बात का खौफ था कि नागराज उसके मंदिर पर भी कब्जा कर लेगा और वो जिंदगी की तमाम अय्याशियों से महरूम हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि उसे जिंदगी से ही महरूम कर दिया जाए। अलका अपने शौहर का बदला लेना चाहती थी। छम्या और संपत के सीने में अपनी बहनों के इंतकाम की आग जल रही थी। वो सब नागराज से इंतकाम लेना चाहते थे और उन सब ने इस नेक काम के लिए मेरा इंतखाब किया था। दुर्योधन और अलका ने मुझे उकसाने के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया था जिस पर चलने से मैं इनकार नहीं कर सकता था। ये मिट्टी की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है। जब मैं पाकिस्तान में था तो सिर्फ इतना जानता था कि पाकिस्तान का शहरी हूँ, लेकिन उस मिट्टी की मोहब्बत में मैंने कोई काबिल फख्र काम नहीं किया था। अलबत्ता जराइम की राह अपनाकर उसके मसाइल में कुछ इजाफा जरूर कर दिया था। और अब जब मैं वतन से दूर दुश्मनों में घिरा हुआ था तो उस वतन की मोहब्बत मेरे सीने में तूफान बनकर उठ रही थी और मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ ना कुछ करके ही यहाँ से जाऊंगा। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। तारीख शाहिद है कि हिंदू बनिया कभी भी किसी का वफादार नहीं रहा और दुर्योधन ने भी ये एतराफ किया था कि साजिश और गद्दारी इस कौम की फितरत में शामिल थी। उनका धर्म भी इन चीजों से महफूज नहीं रहा था और उसने गलत नहीं कहा था। कुछ मिसालें तो मेरे सामने थीं। नागराज ने पुरोहित को कत्ल करके आदिनाथ मंदिर पर कब्जा किया था। पंडित भेरू सिंह अपनी गद्दी बचाने के लिए नागराज को कत्ल करवाना चाहता था और अलका और दुर्योधन वगैरह तो कत्ल का बदला लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। इसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। वो चाहते तो अपने किसी आदमी से भी ये काम ले सकते थे, लेकिन इस तरह खुद उन पर जद पड़ती, जबकि मेरे फरार के बाद वो कह सकते थे कि पाकिस्तानी जासूस नागराज को कत्ल करके अहम राज लेकर फरार हो गया। इस तरह बात उन पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर आती। जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक था तो मेरे ख्याल में इसका फायदा पाकिस्तान को ही पहुंचता था। अगर मैं नागराज को कत्ल करके या उनके मिशन को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा सकता तो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और तखरीबकारी की वारदातों का सिलसिला खत्म न होता, लेकिन उनमें वक्ती तौर पर कमी आ सकती थी। तभी राधा की आवाज ने मेरे ख्यालात मुंतशिर कर दिए। ए बाबू, वो मेरे सामने खड़ी कह रही थी, भोजन करत हो या नहीं? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, ओ भोजन, हाँ हाँ क्यों नहीं, भूख तो लग रही है। थोड़ी ही देर के बाद मैं अलका वाले कमरे में मौजूद था। राधा ने फर्श पर ही दरी बिछा दी थी और मेरे बैठते ही उसने थाल मेरे सामने रख दिया। मैं खाना खाता रहा और वो मेरे सामने बैठी मुझे देखती रही। अलका शाम के करीब वापस आई थी। उस वक्त वो गाड़ी आश्रम के गेट के अंदर ले आई थी। उसने कैनवस का एक बैग गाड़ी से निकालकर अपनी अलमारी में रख दिया। रात 12 बजे तक तो मैं उसके कमरे में बैठा बातें करता रहा और फिर सोने के लिए तहखाने वाले कमरे में आ गया। दुर्योधन ने अगरचे वादा किया था कि नागराज के आदमियों को इस तरफ नहीं आने देगा, मगर एहतियात का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए मैंने रात तहखाने में ही गुजारने का फैसला किया। रात 10 बजे के करीब अलका तहखाने में आई। उसके हाथ में कैनवस का बैग था जिसे एक रोज पहले मैंने उसे गाड़ी से उतारते हुए देखा था। वो बैग बेड पर रखकर उसकी जिप खोल रही थी। बैग से बरामद होने वाली चीजें देखकर मैं हैरान हो रहा था। पुलिस की यूनिफॉर्म, कैप, होल्स्टर और रिवॉल्वर के अलावा कुछ और चीजें भी थी। अलका ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये वर्दी पहन लो, तुम 1 घंटे के बाद यहाँ से रवाना हो गए। मैं उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी जिसके लिए पुलिस की वर्दी पहनना जरूरी थी। उसने मेरी उलझन को समझते हुए कहा, ये मेरे पति की यूनिफॉर्म है। जिस जगह हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए ये वर्दी पहनना बहुत जरूरी है। इसके बगैर उस इलाके में कदम भी नहीं रख सकोगे। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर यूनिफॉर्म उठाकर बाथरूम में घुस गया। उसका शौहर श्यामलाल गालिबन मेरे ही कदो कामत का मालिक था, क्योंकि वर्दी मुझे बिल्कुल फिट आ गई थी।
शोल्डर्स पर लगे हुए बैज इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे। मैं हमेशा पुलिस की वर्दी को दूर से ही देखकर भागता रहा था और अब खुद ये वर्दी पहन ली थी। मेरे सर के बाल खासे लंबे थे, जिन्हें मैंने कैप में छुपा लिया, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे देखकर अलका की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। मैंने पूछा, तुम क्या देख रही हो? बोली, तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे अपना पति याद आ रहा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत स्मार्ट था। मैंने होल्स्टर बेल्ट उठाकर कमर से बांध लिया और रिवॉल्वर खोलकर चेक किया। 3.8 के उस रिवॉल्वर का चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। बेल्ट में भी तकरीबन 2 दर्जन कारतूस लगे हुए थे। अलका ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, वेरी स्मार्ट। मैंने उसे घूरा, कहा, क्या इरादा है? हम तहखाने से बाहर आ गए। राधा उस वक्त रसोई में थी। चंद मिनट के बाद ही वो हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। हम गालिबन किसी ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां पानी या चाय मिलने की तवक्को नहीं थी, क्योंकि हमें चाय देने के बाद राधा ने पानी की एक बड़ी छागल भी गाड़ी में रख दी। चाय पीने के फौरन ही बाद हम वहां से रवाना हो गए। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अलका ने स्टीयरिंग संभाल रखा था, मैं साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। लैंड क्रूजर मुख्तलिफ सड़कों पर से होती हुई दवाड़ा रोड पर पैलेस होटल के सामने रुक गई। अलका ने इंजन बंद कर दिया और अभी आई कहकर नीचे उतर गई। मैं उसे देखता रहा। वो होटल की इमारत में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। होटल पैलेस किसी जमाने में अजमेर हाउस हुआ करता था। बहुत शानदार इमारत थी। उसमें कुछ तब्दीलियां करके रिहायशी होटल बना लिया गया था। शहर में 2-4 ही तो ऐसे बड़े होटल थे जिन्हें 5 स्टार भी कहा जा सकता था, और डिलक्स भी, और पैलेस होटल का शुमार भी ऐसे ही होटलों में होता था। मैं अपनी सीट पर बैठा मोहतात निगाहों से इधर उधर देख रहा था। रिवॉल्वर भी होल्स्टर से निकालकर गोद में रख लिया था और उसका सेफ्टी कैच भी हटा दिया था। बज़ाहिर मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं थी, मगर मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। अलका तकरीबन आधे घंटे के बाद वापस आई। उसने सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। मैंने उससे ये दरियाफ्त नहीं किया कि वो पैलेस होटल में क्यों गई थी, और ना ही उसने कुछ बताया। गाड़ी हल्की रफ्तार से सड़क पर दौड़ती रही। उस तरफ कुछ आगे दिलवाड़ा का इलाका था, जहां चंद कदीम जैन मंदिर थे। दिन के वक्त तो दिलवाड़ा रोड पर यात्रियों और सयाहों की आमदोरफ्त जारी रहती थी, लेकिन आधी रात के वक्त सड़क पर सन्नाटा था। उस सड़क पर वाकई इक्का दुक्का इमारतें भी अब बहुत पीछे रह गई थीं। पहाड़ियों में बल खाती हुई ये सड़क तारीकी और सन्नाटे में डूबी हुई थी।